बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज्ड कोरियन हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है मुंगडा। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हम दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स डोंगजू और टाइसुक को कोई इक्वेशन सॉल्व करते हुए देखते हैं। उनमें से एक इजी था जिसे डोंगजू बहुत ही जल्द सॉल्व कर लेता है, मगर तारीफ का असली हकदार तो टाइसुक था जो टफेस्ट प्रॉब्लम को भी चुटकी में सॉल्व कर रहा था। सभी उसके लिए क्लैप करते हैं सिवाय डोंगजू के। विजिबली उसे जलन हो रही थी। क्यों ना हो, टाइसुक जितना हैंडसम है उतना ही स्मार्ट और कूल भी। सभी उसे पसंद करते हैं, इवन जिसे डोंगजू पसंद करता है वो लड़की भी। गुस्से में डोंगजू कांपने लगा था। उसका तो मन कर रहा था वो अभी का अभी टाइसुक को मार डाले। वो उसके फोटो को स्क्रैच करने लगता है, स्पेशली उसके आंखों को, और देखते ही देखते उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है। टाइसुक के आंखों से खून निकलने लगता है। नजारा बहुत ही खौफनाक था, बट यह सब रियलिटी में नहीं, डोंगजू के सपने में हो रहा था। ऐसा सपना जो वो हर रात देखता है, शायद जो वो रियलिटी में कभी कर नहीं पाता वो ही सपने में पूरा करने की कोशिश करता है। बट इन रियलिटी ऑल्सो उसके बर्ताव बहुत ही अजीब थे, समटाइम्स क्रीपी भी। उसकी माँ मिसेस चोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका एग्रेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली इसके लिए कुछ हद तक उसके पिता मिस्टर चोई जिम्मेदार थे। डोंगजू उनसे बहुत प्यार करता था, मगर उन्होंने अपने करियर के लिए अपने फैमिली को छोड़ दिया। कोई कांटेक्ट नहीं रखा उनसे, जिसका बहुत गहरा असर डोंगजू पर पड़ा। उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि पॉजिटिव सारे इमोशंस को खा गई। वो जिद्दी बनता गया, ऑब्सेसिव, अग्रेसिव, रूड और कुछ हद तक साइकोटिक भी। एक्चुअली उसकी साइकोलॉजी कभी ठीक तरह से इवॉल्व भी नहीं कर पाई। हम देखते हैं उसने अपने क्लोसेट में एक डॉल छुपा कर रखा है जो उसकी इकलौती दोस्त थे। डोंगजू सिर्फ उसी से दिल खोलकर बातें करता है। असल में स्कूल में उसके साइकोटिक नेचर के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। सभी उसे अवॉइड करते थे और मिसेस चोई तो उसे घर से बाहर कहीं जाने भी नहीं देते थे। डोंगजू काइंड ऑफ यूज्ड टू हो चुका था अपने सॉलिटरी लाइफ से। मगर रिसेंटली स्कूल में एक नई लड़की सुवुई के एडमिशन के बाद सब कुछ बदलने लगा था। डोंगजू तो अभी पढ़ाई से ज्यादा उसी पर फोकस करता है, दिन भर उसी को देखता रहता है। वो बाकियों की तरह नहीं है। डोंगजू को कितने अच्छे से ग्रीट करती है वो, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह। डोंगजू को बहुत अच्छा लगता है। पहले नजर में ही उसे उस लड़की से प्यार हो चुका था। उसने कई बार कोशिश भी की उससे बात करने की, मगर हर बार टाइसुक उनके बीच आ जाता था। कभी गाना सुनाकर तो कभी उसका स्केच बनाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। और तो और सुयू भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। स्कूल के बाद दोनों एक साथ हैंग आउट करने लगे थे। ये सब देखकर डोंगजू को तो गुस्सा आएगा ही, जो वो निकालता है अपने बेचारी माँ के ऊपर। चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है, खाना नहीं खाता, इवन उन पर चिल्लाता भी है। मिसेस चोई को तो समझ ही नहीं आता वो कैसे संभाले इस लड़के को। मगर उसी दिन डोंगजू फिर से एक अटेम्प्ट लेता है अपने ड्रीम गर्ल से बात करने की, एंड लकीली इस बार वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। सुयू तब क्लास में अकेली थी, कोई रोकने वाला नहीं था। तो डोंगजू जाता है, उसे एक हेयर क्लिप गिफ्ट करता है और फिर फटाक से उसे डेट पे जाने के लिए पूछ लेता है। ऑनेस्टली सुयू सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेती है, जो डोंगजू को काफी अच्छा लगता है, मगर उसके ऑफर का जवाब देने से पहले ही एक लड़की आ जाती है कबाब में हड्डी बनकर। सुई को भी लेट हो रहा था, तो वो भी निकल जाती है उसके साथ, कुछ बोले बिना ही। बाहर टाइसुक उसके लिए इंतजार कर रहा था। दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, मगर जैसे ही उसे सुयू के पास वो हेयर क्लिप दिखता है और सुयू बताती है ये उसे डोंगजू ने गिफ्ट किया है, उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे वो पता था जो सुयू को पता नहीं था। पूरा क्लास उस लड़के को अवॉइड करता है, उसे फ्रीक बुलाता है। इसका कोई तो कारण होगा ना, और वो कारण बहुत ही डरावना है। टाइसुक कहता है कुछ साल पहले उनके क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिस पर डोंगजू को क्रश था। उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया था शादी के लिए, मगर उस लड़की को डोंगजू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने मना कर दिया बहुत ही रूडली। फिर भी डोंगजू उसका पीछा करता रहा, पागलों की तरह स्टॉक करता रहा उसे। इवन उसे धमकी भी दी अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
इसके कुछ दिन बाद वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गई। और उसके कुछ दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली पास वाले लेक से। किसी के पास पक्का सबूत तो नहीं था, इसीलिए कोई कुछ कह नहीं पाया, मगर सभी को पता था ये काम डोंगजू का ही है। बदला लेने के लिए उसने ही खून किया है उस लड़की का। अभी वही लड़का सुयू के पीछे पड़ा है। टाइसुक नहीं चाहता उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो सुयू को स्ट्रिक्टली मना कर देता है डोंगजू के साथ बात करने से। सुयून भी काफी डर चुकी थी सब कुछ सुनकर, तो वो मान लेती है, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि ऑलरेडी बात हाथ से निकल चुकी है। डोंगजू के दिमाग में वो बस चुकी है, अभी उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। उस दिन जब वो घर लौटती है तो देखती है डोंगजू उससे पहले ही पहुंच चुका है। सुयू के पेरेंट्स से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है उसकी। उनसे तो वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उसके अपने पेरेंट्स हो। सुयू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि वो उन्हें कोई टेंशन देना नहीं चाहती थी। तो वो इनडायरेक्टली डोंगजू को बहुत बार कहती है अपने घर वापस जाने के लिए, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। डोंगजू हिलता भी नहीं। देर रात डिनर करके फिर घर लौटता है। उसे याद तक नहीं रहता कि उसकी माँ परेशान हो रही होगी, उनका फोन तक नहीं उठाता वो। दूसरी तरफ मिसेस चोई अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें पता है डोंगजू कैसा है, कितना जिद्दी है और जिद पे आ जाने पर क्या क्या कर सकता है वो। इसीलिए ही तो वो उसे हमेशा अपने नजरों के सामने रखने की कोशिश करती है, मगर हमेशा ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता ना। लड़का बड़ा हो रहा है, मनमानी करने लगा है, जिसका नतीजा एक बार उन्हें मिल चुका है। वो नहीं चाहती दोबारा कुछ ऐसा हो, फिर शायद वो अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी। लेकिन डोंगजू उसकी बात माने तब ना, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हम देखते हैं वो उस डॉल को सुयू के नाम से बुलाने लगा है। उसे भी एग्जैक्टली सेम क्लिप गिफ्ट किया है और उससे प्रॉमिस भी किया है शादी करने का, मरते दम तक साथ निभाने का, इवन उसके बाद भी। एक्चुअली सुयू को देखकर डोंगजू ने रिसेंटली एक रोमांटिक नॉवेल पढ़ना स्टार्ट किया है। उसे से ये सब आइडिया मिलता है उसे। उसका प्लान है कभी वो असली सुयू को भी ऐसे ही प्रपोज करेगा। लेकिन अगले दिन स्कूल जाने पर जब उसे पता चलता है सुयू ने एक अलग क्लिप पहन रखी है जो शायद उसे टाइसुक ने गिफ्ट किया है, तो गुस्से में डोंगजू अपना आपा खो देता है। पूरे क्लास के सामने सुयू के बालों से खींचकर निकालता है उस क्लिप को, और जब टाइसुक उसे रोकने जाता है तो उसके हाथ में काट भी देता है और फिर पागलों की तरह चिल्लाकर स्कूल से निकल जाता है। उसकी माँ मिसेस चोई स्कूल की प्रिंसिपल है, इसीलिए कोई ज्यादा कुछ कह नहीं पाता, मगर डोंगजू का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, आउट ऑफ लिमिट हो रहा था। उस दिन वो फिर से सुयू के घर जा पहुंचता है, और जब सुयू उसे निकल जाने के लिए कहती है, वो उल्टा उससे शादी की बात करने लगता है, एग्जैक्टली जैसे उसने प्रैक्टिस किया था। सुयू इस सब से और नाराज हो जाती है और इंसल्ट करके उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये तक कहती है कि उससे शादी करने से पहले वो अपनी जान दे देगी। डोंगजू ने शायद कुछ और रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था, तो उसके रिप्लाई से वो काफी दुखी हो जाता है। अपने घर नहीं लौटता वो, शाम तक बैठा रहता है लेक के पास और फिर उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे देता है। ऑन द अदर हैंड जब वो घर नहीं लौटता, उसकी माँ परेशान हो जाती है, बार बार कॉल करती रहती है उसे। रिंग तो हो रहा था मगर कोई उठाता नहीं। एक्चुअली डोंगजू ने अपना फोन सुयू के घर में ही छोड़ आया था। सुयू ने देखा भी मगर रिसीव करने की हिम्मत नहीं हुई उनसे। मिसेस चोई टेंशन में पागल की तरह करने लगी थी। डोंगजू के अलावा उनका और है ही कौन। वो उसी रात पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करती है, मगर पूरा एक दिन बीत जाने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। जवाब मिलता है रात में, जब पुलिस को डोंगजू की लाश मिलती है लेक के पानी से, उसी लेक से जहां सालों पहले उसने अपने फर्स्ट क्रश का खून किया था। उसके मौत से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, सिवाय मिसेस चोई के। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। भला कौन सी माँ अपने बेटे को भुला सकती है। मगर इसके कुछ दिन बाद से ही उनके साथ घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। लाइट्स फ्लिकर करने लगी, चीजें बिखरने लगे और फर्नीचर्स तो ऐसे हिलने लगे जैसे भूकंप आ गया हो।
मिसेस चोई अगले दिन ही एक तांत्रिक से मिलने जाती है और सारी बातें डिटेल्स में बताती है। तब उन्हें पता चलता है उनके बेटे के आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसे शादी करने का बहुत शौक था, मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। तो अभी उसकी आत्मा मुंगडा मतलब वर्जिन घोस्ट बनकर भटक रही है। उसे आजादी तब मिलेगी जब उसकी शादी होगी, मगर किसी भी लड़की से नहीं। उसके लिए मिसेस चोई को एक प्योर वर्जिन फीमेल स्पिरिट की तलाश करनी होगी, जिसकी मौत हाल ही में हुई है और जिसकी बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? वो तांत्रिक ही सारा अरेंजमेंट कर देता है। उसके पास खबर है रिसेंटली एक हाई स्कूल स्टूडेंट किम जिन सूक ने सुसाइड की है। वो वर्जिन भी है और उसका शरीर अभी तक इंटैक्ट भी है, तो वो डोंगजू के लिए परफेक्ट रहेगी। मिसेस चोई को बस उसके कुछ बाल और एक फोटो लाना होगा। मिसेस चोई वही करती है और उसी रात सारे नियमों का पालन करते हुए डोंगजू के साथ उस लड़की की शादी हो जाती है। होपफुली अभी उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। रिचुअल कंप्लीट हो जाने के बाद भी मिसेस चोई को डोंगजू की आत्मा रेगुलरली दिखती रही। बहुत ही सैड दिख रहा था वो। मिसेस चोई समझ नहीं पाई क्यों। उनसे जितना हो सके उन्होंने तो किया, उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की, तो फिर अब क्या चाहता है वो? उन्हें फिर से उस तांत्रिक के पास जाना पड़ा, जहां उन्हें पता चला डोंगजू को अपनी बीवी पसंद नहीं आई, उसे कोई और चाहिए। अब ये कोई और कौन है वो तो सबको पता है। मिसेस चोई को डोंगजू के किताब से एक तस्वीर मिली थी सोयू की, तो वो उसी दिन से उस पर नजर रखने लगती है। और एक दिन जब वो अकेली थी तो उस फोटो को रिटर्न करने के बहाने उससे मिलने भी जाती है। बहुत प्यार से बात करती है उससे। सोयू भी उन्हें डोंगजू का फोन वापस कर देती है। उसे भी दुख है डोंगजू के गुजर जाने का। बातों बातों में मिसेस चोई उसे अपने घर इनवाइट करती है। उसे कुछ दिखाना है सोयू को। सोयू मना नहीं कर पाती, जा पहुंचती है उनके घर उनके साथ, ये जाने बिना ही कि उसके लिए वहाँ क्या इंतजार कर रहा होगा। मिसेस चोई बहुत ही वार्मली वेलकम करती है उसकी। डोंगजू को जो जो पसंद था सब कुछ बनाकर खिलाती है उसे और उसके बाद ले जाती है घर के बेसमेंट में। सोयू को बहुत डर लग रहा था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो लाइट ऑन करने के लिए कहती है। और जैसे ही लाइट ऑन होता है मिसेस चोई सोयू के माथे को प्लास्टिक से रैप करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे डाल देती है एक वुडन बॉक्स के अंदर। सोयू की सांसें तब भी चल रही थी, मगर डोंगजू की बीवी बनने के लिए तो उसे मरना होगा ना, तभी तो शांति मिलेगी उसके आत्मा को। मिसेस चोई का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उस बंद बक्से के अंदर सोयू ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाई। घुट घुट कर मरना पड़ा उस बेचारी को। किसी को पता भी नहीं चला उसकी लाश कहाँ है। शायद इससे डोंगजू के आत्मा को शांति भी मिल चुकी थी, क्योंकि इस हादसे के बाद वो कभी दिखाई नहीं दी, ना उसके माँ को उसका प्रेजेंस कभी फील हुआ। मगर हाँ, उन्हें कुछ और फील होने लगा था। अभी डोंगजू की जगह सोयू की अतृप्त आत्मा हॉन्ट करने लगी थी उन्हें, जिसे बिना किसी कारण के इतना दर्द सहना पड़ा, उस बक्से के अंदर बेमौत मरना पड़ा। अपने बेटे के गम में उस पागल औरत को ये तक ख्याल नहीं रहा कि सोयू भी किसी की बेटी है। सोयू साई की तरह मिसेस चोई का पीछा करने लगी, उन्हें इतना परेशान करने लगी कि उसके डर से मिसेस चोई की नींद ही गायब हो चुकी थी। पागलों की जैसी हालत हो चुकी थी उनकी। उससे छुटकारा पाने के लिए चोई को फिर से एक बार सहारा लेना पड़ा उस तांत्रिक का। उसने ही तो कहा था ना डोंगजू को अपनी बीवी पसंद नहीं आई। लेकिन ये तांत्रिक उसकी तरह पागल नहीं था। उसे अच्छे से पता था सही और गलत में क्या फर्क होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिसेस चोई ऐसा कुछ कर सकती है। उसने तो एक सुइटेबल स्पिरिट को ढूंढने के लिए कहा था, किसी जिंदा इंसान को नहीं। जब उसे पता चला मिसेस चोई ने एक मासूम लड़की का खून किया है अपने पागल बेटे को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उन्होंने उसी वक्त उसकी मदद करने से मना कर दिया। वो इस पाप का भागीदार बनना नहीं चाहते। मिसेस चोई ने जो किया है उसका नतीजा उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा, अकेले। उसे अकेले रखकर वो तांत्रिक निकल जाते हैं और मिसेस चोई पड़ जाती है मुश्किल में। सोयू की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी, हमेशा उसके आंखों के सामने मंडराती रहेगी, याद दिलाती रहेगी उसके जुर्म की। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, मिसेस चोई वही अपनाती है।
सारे प्रॉब्लम्स के जड़ वो अपने आंखों को ही उखाड़ लेती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब से वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। एट द एंडिंग सीन हम जोई को एक मेंटल असाइलम में देख पाते हैं। उसकी विजन जा चुकी है, दिमागी हालत भी ठीक नहीं, मगर एक चीज अभी भी उसके साथ है, वो है उसका बेटा। उसके लिए ही तो उसने इतना कुछ किया ना। हॉस्पिटल में सभी को पता था डोंगजू मर चुका है, मगर उन्हें हर दिन उसका प्रेजेंस फील होता रहा। वो आता है अपनी माँ से मिलने, अपने हाथों से खाना खिलाने। उनके प्यार ने डोंगजू को कहीं जाने नहीं दिया, न कभी देगा। माँ बेटी हमेशा एक साथ ही रहेंगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मानती हूँ एंडिंग इमोशनल है, मगर जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं। इस माँ बेटे के चक्कर में बेचारी सुई फालतू में फंस गई। वही तो असली विक्टिम